गुड मॉर्निंग साथियों। नमस्कार। आप सभी का आज के इस टॉपिक में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं भारत में जल संकट, कारण, प्रभाव एवं रणनीतिक समाधान। जैसा कि आप जानते हैं, जल संकट सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा ही नहीं बल्कि ऐसा मानवीय संकट है जिसकी कीमत समाज के हर वर्ग को चुकानी पड़ रही है। तो आइए हम जानते हैं। जैसे कि 22 मार्च है तो वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए हम समझते हैं कि जो 22 मार्च है विश्व जल दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। इस दिन के लिए यूएनओ ने 1993 में इस दिवस की शुरुआत करते हुए जल संरक्षण, जल प्रबंधन और सभी के लिए स्वच्छ जल दिवस उपलब्ध कराने के महत्व को रेखांकित किया और जागरूकता बढ़ाने के लिए 1993 से दिवस मनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो SDG 6 है यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 है, जो कि यूएनओ के लक्ष्य 17 हैं, उन लक्ष्य 17 में से एक है जिसका मकसद है, उद्देश्य है 2030 तक सभी के लिए स्वच्छ जल व स्वच्छता सुनिश्चित करना। तो इसकी पृष्ठभूमि को देखते हुए हम आज जानते हैं कि जो 22 मार्च है, इस साल की जल दिवस की थीम क्या होगी। तो ये एग्जाम MPPSC प्रीलिम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, तो इसको समझिए, थोड़ा हम जानते हैं। ठीक है, अब मैं इसके लिए थोड़ा पेन ले लेता हूं और यहाँ से क्लियर करते हैं। तो जो विश्व जल दिवस है वो आपका 2026 की थीम के रूप में जल और लिंग यानी कि वाटर एंड जेंडर, इसकी ये थीम होगी 2026 विश्व जल दिवस की। अब विश्व जल दिवस में भारत सरकार ने जल संकट से निपटने के लिए कई योजनाएं, अभियान शुरू किए, जैसे कि जल जीवन मिशन 2020 आपके सामने है। इसका उद्देश्य था कि 2024 तक ग्रामीण जो इलाके हैं, 2024 तक जितने भी ग्रामीण इलाके में हैं उन्हें नल के माध्यम से जल की सप्लाई करवाना या जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था हर ग्रामीण घर में। फिर इसके बाद अटल भूजल योजना भी 2020 में आया। इसका मकसद था भूजल का प्रबंध करना, उसमें सुधार करना व सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना। इसी के उपलक्ष्य में पहले हमारे केंद्रीय मंत्रालय या जल शक्ति मंत्रालय ने 2014 में नमामि गंगे योजना को लॉन्च किया था, जिसका मकसद था गंगा नदी की सफाई करना, उसके पुनर्जीवन के लिए की गई परियोजनाओं की शुरुआत करना। तो आइए हम देखते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी 2015 में लाई गई। इसका मकसद है जल प्रबंधन के जरिए कृषि में पानी की बर्बादी को रोकना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। और भी अभियान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2021 में कैच द रेन अभियान चलाया, जिसका है कि जो वर्षा जल का संचयन करना मुख्य उद्देश्य था, उसके लिए लोगों के में जागरूकता बढ़ाना था। राष्ट्रीय जल मिशन 2011 में आया। इसका उद्देश्य था जल संरक्षण, कुशल जल व प्रबंधन व जल संसाधनों के लिए सतत उपयोग को सुनिश्चित करना। जल संरक्षण, कुशल जल व जल संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करना। अब जल संकट से निपटने के लिए सरकारें कई प्रयास कर रही हैं, लेकिन जनता की भागीदारी भी उतनी महत्वपूर्ण है। क्योंकि सरकारी कदम यानी सरकार स्तर से तो कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जनता की भागीदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि अंत यानी जो ग्रामीण इलाके में होते हैं, तो सभी मिशनों की भागीदारी जन समुदाय के द्वारा की जाती है। यदि जन समुदाय वहां का अच्छे से ही पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो सरकार के सराहनीय कदमों के बाद भी उस योजना को उतने अच्छे से लागू नहीं किया जाता, उसके क्रियान्वयन या निर्देशन उतने अच्छे से काम नहीं करते। तो यदि हम जल संरक्षण को अपनी आदत बना लें तो इस समस्या का समाधान संभव हो सकता है। अब देखिए, वर्ल्ड वाटर डे पर कुछ स्पेशल डाटा है जो कि मेंस के लिए है। आप प्रीलिम्स के लिए तो आपको पता होगा कि एक आपका वाटर एंड जेंडर हो गया, वाटर एंड जेंडर, ये आपकी थीम हो गई जल दिवस 22 मार्च की, वर्ल्ड वाटर डे 2026 की।
और आप देखिए इसमें अब हुआ ये कि 1993 से यूएनओ ने क्या किया, इसको जल दिवस के रूप में मनाया। तो विश्व जल दिवस के रूप में अब कुछ आंकड़े हैं, कुछ डाटा है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इस डाटा को हम देखते हैं। तो आप देखिए शहरीकरण में क्या क्या चुनौतियां हैं। अभी बताया गया है कि 21वीं सदी में जो हमारा हिमालय है उसका जो ग्लेशियर है 1/3 प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि ग्लेशियर का जो पानी है वो कहाँ पे जाता है आपका, वो पानी सिंधु गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी में जाता है। तो जब ग्लेशियर ही सूख जाएंगे तो ग्लेशियर के सूखने से होगा ये कि आपका पानी की उपलब्धता कम होगी, तो कृषि व सिंचाई उतने अच्छे से नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस पर 60 करोड़ लोग भारत के आश्रित हैं। यानी 45 से 50% जनसंख्या क्या है हमारी कृषि पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रमुख आंकड़े ये हैं कि 60 करोड़ लोग प्रभावित हो सकते हैं। 2030 तक 40% जलापूर्ति की कमी होगी। ठीक है, और 45% भारतीय आबादी पर जल संकट है और 5.5 लीटर एक बोतल पानी को बनाने में लगता है। कृषि पर निर्भरता कितनी है, पुरुषों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, मानसिक तनाव व अनिद्रा होगी, ऋण और फसल नुकसान होगा। महिलाओं पर क्या बोझ हो सकता है, 30 से 60 मिनट एक्स्ट्रा काम करना पड़ सकता है, कमर व गर्दन में दर्द होगा, शारीरिक श्रम में वृद्धि होगी। बच्चों पर के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दूषित जल से बीमारियां, सीखने की क्षमता प्रभावित होगी, शिशु मृत्यु दर में वृद्धि होगी। बुजुर्गों की स्थिति यह है कि 22.5% बुजुर्ग जल जनित रोग से ग्रस्त होंगे। ये ग्रामीण इलाका है, शहरी इलाका है 12.5%। और जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आएगी। शहरीकरण में ये चुनौतियां हैं कि 2030 तक 40% आबादी शहरों में रह रही होगी। जब शहरों में रहेगी तो आपको पता है कि पानी पर की जो मांग है और बढ़ेगी। पानी की मांग और जलापूर्ति में बहुत अंतर आएगा। बोतल बंद पानी पर डिपेंडेंसी बढ़ सकती है। घरेलू बजट यानी 1 से 2 हजार रुपये महीने हमें वाटर में खर्च करने पड़ते हैं, तो घरेलू बजट पर आर्थिक बोझ पड़ सकता है। और टैंकर माफियों का वर्चस्व होगा, क्योंकि टैंकर बोरवेल से पानी निकालते हैं। टैंकर माफिया, तो जो पानी का स्तर है, वाटर टेबल है, वो घट जाएगा। अब पर्यावरण और भविष्य की क्या है, ग्लेशियरों का पिघलना, पता है कि 1/3 ग्लेशियर पिघल जाएंगे, 60 करोड़ लोगों की सीधा संकट पड़ेगा और प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम होगी। प्राकृतिक जल संरक्षण का महत्व इसमें तक होता है कि हमें जब प्राकृतिक जल संरक्षण है उसको बढ़ावा देना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारे भारत में 18% पॉपुलेशन है, जो कि 4% फ्रेश वाटर है, वैश्विक फ्रेश वाटर। अब जब 18% का 4% फ्रेश वाटर पर डिपेंडेंसी होना, ये एक बहुत ही गंभीर जल संकट का आंकड़ा है, क्योंकि 18% जनसंख्या है। 18% जो भारत का आंकड़ा है बहुत ही बड़ा है। विश्व की 18% आबादी भारत में निवास करती है, यानी 140 करोड़ लोग समथिंग। इससे भी प्लस डाटा है, यूएनओ ने बताया है। वैश्विक मीठे पानी का, तो जल संकट की परिभाषा ये होती है कि जब जल सुरक्षित क्षेत्र की मांग को पूरा करने में असमर्थ होता है। जो जल हमारे पास उपलब्ध है वो जल क्षेत्र की सुरक्षित मांग को पूरा करने में जब असमर्थ हो जाता है तो उसे हम जल प्रतिबल, वाटर स्ट्रेस या जल तनाव कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, जल तनाव। ठीक है, तो यह केवल पर्यावरणीय मुद्दा नहीं बल्कि एक बहुआयामी मानवीय व आर्थिक संकट है। गहराई की संकट की गहराई, नीति आयोग की चेतावनी। गंभीर जल प्रतिबल यानी नीति आयोग ने बताया है कि भारत के जो 60 करोड़ लोग हैं या 45% गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। और भविष्य का अनुमान यह है कि वर्ष 2030 तक भारत में जल की मांग व उपलब्धता के बीच 40% का भारी अंतर गैप आने वाला है या गैप होने का अनुमान है। अस्तित्व का संकट, भाई अब 40% गैप हो जाएगा तो हमारे जो मानव जीवन है
उसका अस्तित्व का संकट पैदा हो जाएगा। यदि यही स्थिति रही तो लाखों लोग दैनिक पेयजल के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। ऐतिहासिक या प्राकृतिक संरक्षण को देखें तो केरल के 350 वर्ष पुराना चिरक्कल झील इसका एक उत्कृष्ट पारंपरिक उदाहरण है कि हम किस तरह से प्राचीन व परंपरागत रूप से जल संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, चूंकि केरल के कन्नूर जिले में चिरक्कल गांव में स्थित चिरक्कल चीरा है। इसको क्या बोलते हैं? चिरक्कल चीरा। ठीक है, इसको बोलेंगे चिरक्कल चीरा। यहाँ के चिरक्कल राजा के नाम पर पड़ा था। ये 15 एकड़ में इन्होंने एक तालाब बनाया था। वो करीब 350 वर्ष पहले बनवाया था। तालाब पुराने भारत की जल संरक्षण समझ को बताते हैं। इसमें प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने की दूरदर्शिता हमें प्रतीत होती है। भौगोलिक संकट ये है कि ग्लेशियर से नदियों तक का सफर क्या हो गया? ग्लेशियरों का पिघलना, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लेशियर पिघलेंगे तो 2100 सदी तक यानी 2100 ईस्वी तक 1/3 एक तिहाई ग्लेशियरों के पिघलने की संभावना बताई जा रही है या पूर्ण समाप्त हो जाएंगे। तो जब ग्लेशियर होंगे तो नदी बेसन पर खतरा होगा। जो चूंकि ग्लेशियर से ही इन नदियों में पानी आता है, तो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र बेसन पर देश की जो 60 करोड़ लोगों की आजीविका है वो निर्भर है, वो संकट में पड़ जाएगी। दोहरा प्रभाव, ग्लेशियर पिघलने से बाढ़ भी आ सकती है, गंभीर फ्लड यानी सूखा भी हो सकती है, बाढ़ के बाद अचानक सूखा भी उत्पन्न हो सकती है। तो एक भौगोलिक संकट ये भी है। शहरीकरण और महिलाओं पर क्या इसका असर पड़ने वाला है? शहरीकरण और सिकुड़ते जल स्रोत। शहरीकरण के बारे में देखते हैं। शहरीकरण क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? भाई, हमारे जो भारत की जनसंख्या है 2030 तक 40% शहरों में होगी। 2030 तक कहाँ होगी? 40% शहरी आबादी होगी, जिससे जल की मांग में अभूतपूर्व उछाल आएगा। आपको पता है कि 2019 दिवस में 0 दिवस 0 डे चेन्नई में जल का बड़ा संकट हो गया था। यानी यहाँ के जो बड़े 4 तालाब थे वो पूर्णतः सूख गए थे। ठीक है, तो ये चेन्नई में जो 10 करोड़ जनसंख्या शहरी लोग इस स्थिति का सामना कर सकते हैं भविष्य में। तो यहाँ पर टैंकरों के माध्यम से फिर पानी को सप्लाई किया गया था। प्रदूषित जल, तो भूजल, भारत में शहरों में भूजल का अंधाधुंध दोहन हो रहा है। वर्तमान में 70% जल जो भूजल स्रोत है यानी जो लैंड वाटर है, कहा जा रहा है कि वो पॉल्यूटेड हो गया है। इसका प्रभाव ये होगा कि जब जल की कमी हो जाएगी तो जो टैंकर माफिया हावी हो जाएंगे और 1000 से 2000 रुपए हमारे बजट पर, घरेलू बजट पर बोझ होगा, क्योंकि हमें पानी पर 1 से 2000 रुपए खर्च करना पड़ेगा। ये टैंकरों के माध्यम से पानी सप्लाई होगा, तो ये जो वाटर एटीएम है पर निर्भरता बढ़ेगी। ये जो लैंड वाटर है, बोरवेल से पानी का दोहन करेंगे, तो इन टैंकर माफियों का जो यहाँ पर बोलबाला यानी राजनीतिक चीजें हैं और आर्थिक चीजें बढ़ जाएंगी। बोतलबंद पानी का अर्थशास्त्र ये है कि जो 5.5 लीटर पानी बनता है, 1 लीटर पानी बनता है जो बोतल का, वो 5.5 लीटर से बनता है। ठीक है, 5.5 लीटर जल की बर्बादी करेंगे तब 1 लीटर पानी हम बना पाएंगे। इसका व्यवसायीकरण होगा। सूचकांक में वृद्धि हो गई कि अभी बोतलबंद पानी 2.7% की दर से बढ़ रहा है, जो जल के एक व्यापारिक वस्तु बनने का प्रतीक है। मतलब वाटर भी एक व्यापार की वस्तु बन जाएगी। अब देखिए आप, व्यवसायीकरण क्या है? जल संकट के कारण बोतलबंद पानी की मांग में 12% वार्षिक दर से बढ़ रही है। यानी जो मांग है वो 12% पर डे बढ़ रही है। वार्षिक, पर डे नहीं, वार्षिक, पर ईयर। संसाधनों की बर्बादी है। बर्बादी का मतलब है कि 5.5 लीटर जल बर्बाद करेंगे तब 1 लीटर जल बोतल का पानी बना पाएंगे। ठीक है, तो ये आप बोतल पानी की देख सकते हैं कि किस तरह से पानी बनाया जाएगा और किस तरह से भूमाफिया और पर्यावरण पर क्या प्रभाव होगा। पर्यावरण पे ये प्रभाव हो सकता है कि वहाँ का जो प्लास्टिक कचरा है, प्लास्टिक कचरा बढ़ेगा, जो कि पर्यावरण का प्रदूषण का कारण बन सकता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बोतल बंद पानी का भी प्रभाव देखा जा सकता है।
नेक्स्ट में क्या है, जल संकट के 4 प्रमुख कारण कौन कौन से होते हैं। कृषि में अति दोहन, 80% कृषि में पानी लगता है जल सघन फसलों में, इसलिए गन्ना धान जैसे मुख्य उत्तरदायी है। औद्योगों में 20% ताजे पानी का चलता है, अवशिष्ट नदियों में बहा दिया जाता है, तो ये भी प्रदूषण है। जलवायु परिवर्तन, अब जलवायु परिवर्तन से मानसून के पैटर्न में चेंज हो रहा है, अत्यधिक अनियमितता और बढ़ते वैश्विक तापमान से वर्षा चक्र प्रभावित हो रहा है, यानी बाधित हो रहा है। पारंपरिक जल स्रोतों की उपेक्षा की जा रही है, मतलब उनको संरक्षण नहीं दिया जा रहा है, जैसे तालाब है, कुआं है, बावड़ी है, झील है, जो चिरक्कल जैसी। शहरी अतिक्रमण हो गया है, उनका अवैज्ञानिक भराव हो गया है। अब आर्थिक व राजनीतिक प्रभाव है कृषि व रोजगार। कृषि देखो, भारत में जो कृषि बल है वो 40 से 45% पुरुष कार्यबल कृषि पर निर्भर है। अब चूंकि जब 40 से 45% पुरुष कृषि पर निर्भर है, तो इनके जल के अभाव में ये होगा कि ये फसलें नष्ट होगी, तो आर्थिक संकट होगा। आर्थिक संकट ये होगा कि इससे बताया जा रहा है कि किसानों का 10,000 से 15,000 तक आत्महत्या कर रहे हैं हर एक साल में किसान। इसका कारण ये हो सकता है कि उनकी आय कमी है, आय कमने के कारण उनकी जो उत्पादकता है वो भी कमी है, फसलें नष्ट हुई हैं, तनाव बढ़ा है, तनाव बढ़ने से किसान 10 से 15,000 किसान आत्महत्या कर ले रहे हैं। 58% मामले में कर्ज और जल संकट जनित तनाव मुख्य कारण है। कर्ज है एक, तो ये कर्ज में फंस जाते हैं, और जल संकट जो है। अब जीडीपी में बताया जा रहा है कि विश्व बैंक के अनुसार कि भारत की जीडीपी 2050 तक कितनी घट सकती है, 6% तक कमी आ सकती है भाई। ये जो मेंस के पर्पज से है, इंपॉर्टेंट डाटा है, आप इसको नोट करके रखिएगा। राजनीतिक प्रभाव ये है कि जल संसाधनों पर अधिकार को लेकर राज्यों के बीच विवाद, जैसे कावेरी जल विवाद, बहुत सारे जल विवाद हैं, संघीय ढांचों के लिए गंभीर चुनौती पेश करेंगे। महिलाओं, सामाजिक व स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सामाजिक और स्वास्थ्य पर इन्हीं महिलाओं पर बोझ पड़ेगा। आपको पता है कि ग्रामीण इलाके में महिलाएं पानी ढोने के लिए मात्र 173 किलोमीटर चलती हैं, जो उनकी 30 से 60 मिनट की बर्बादी होती है, पर एयर चलती हैं। ठीक है, अब ये ग्रामीण इलाकों में देखा जाए जहां सूखा प्रभावित हैं, सूखा क्षेत्र हैं या सूखे का संकट ज्यादा है, उस क्षेत्र में ये समय 2 से 4 घंटे होता है। अब 2 से 4 घंटे जब समय ये महिलाएं पानी पर देती हैं, तो वो अपने परिवार के बच्चों को कितना समय दे पाएंगी, वह अन्य काम को कितना समय दे पाएंगी। और दूर से पानी ढोने में इनका कमर दर्द, गर्दन दर्द, अन्य जैसी समस्याएं इनको देखी गई हैं। बच्चों का स्वास्थ्य पर प्रभाव, बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रभाव भी गंभीर पड़ेगा, जैसे कि दूषित जल से भयंकर बीमारियां फैलेंगी। डब्ल्यूएचओ के अनुसार भारत में हर दिन 1,000 से अधिक बच्चे 5 वर्ष से कम आयु की जान गंवाते हैं। अब आप देखिए 1,000 से कम बच्चे, और विश्व में ये संख्या बताई जा रही है 4.85 लाख पर ईयर बच्चे मौत हो जाती हैं, मौतें होती हैं बच्चों की। किसके कारण? दूषित पानी और जल जनित बीमारियों के कारण। अभी माना जा रहा है कि जो जल जीवन मिशन है भारत में, उसके जो अध्ययन में बताया गया है कि यदि हर घर तक सुरक्षित पानी की पहुंच सुनिश्चित हो जाए, तो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में कितनी कमी आ जाएगी? 30% की कमी आ जाएगी। बुजुर्गों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बुजुर्गों पर यह प्रभाव पड़ेगा भाई कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो 22.5% और शहरी क्षेत्रों में 12.5% बुजुर्ग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वो जल जनित गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। इसका कारण यह है कि जल संकट जो है ग्रामीण क्षेत्रों के बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य स्वतंत्र जीवन, पोषण और उनकी गरिमा, वृद्धावस्था की गरिमा पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। ठीक है, वैश्विक मृत्यु दर, स्वास्थ्य संगठनों के अनुसार विश्व भर में प्रति वर्ष दूषित पानी से 17 लाख मौतें होती हैं। नेक्स्ट देखिए,
डेटा तथ्य पत्रक प्रति व्यक्ति वार्षिक जल उपलब्धता, ये 1951 में जो उपलब्धता थी बताई जाती है कि 5177 क्यूबिक वाटर मीटर था, और 2011 में 1545 क्यूबिक मीटर जल था उपलब्धता प्रति व्यक्ति, पर कैपिटा एनुअल वाटर अवेलेबिलिटी। और 2050 में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये 1140 क्यूबिक मीटर पहुंच जाएगा, जो कि गंभीर जल संकट का स्तर को बताता है। अब आप देखिए 1951 में 5177 था, 2011 में ये 1545 पहुंचा, और 2050 तक 1140 पहुंचने का है, जो गंभीर जल संकट। अब देखिए स्टैंडर्ड इंडेक्स इसका है कि 1700 क्यूबिक मीटर से कम जल तनाव होता है, और 1000 क्यूबिक मीटर से जल की कमी को बताता है। अब यहाँ पे देखिए 1000 से कम तो नहीं होगा 2050 तक, लेकिन 1140 पहुंच जा रहा है, तो गंभीर संकट का स्तर है ये। तो इसको रेड जोन में हमने दिखाया है, आप इसको एकदम ध्यान से देखिएगा। अब जल संकट का दुष्चक्र ये है कि जलवायु परिवर्तन, अति दोहन से तो ग्लेशियर का पिघलना, भूजल स्तर में गिरावट होगी, कृषि उत्पादकता में कमी आएगी, पेयजल संकट बढ़ेगा, महिलाओं, शारीरिक बच्चों में बीमारियां होंगी, किसानों की आत्महत्या और आर्थिक, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको बता दिया गया कि सबसे पहले जैसे कि जलवायु परिवर्तन होगा, जलवायु परिवर्तन होने से गर्मी बढ़ेगी, अति दोहन होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे तो भूजल संकट का स्तर हो सकता है, कृषि की उत्पादकता, पेयजल में कमी हो सकती है, जिसका प्रभाव महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों पर पड़ेगा, और किसानों की आत्महत्या का कारण बनेगा, ये आर्थिक संकट हो सकता है। नेक्स्ट में भारत का वैश्विक जल परिदृश्य। अब भारत में आपको पता है कि विश्व की 18% जनसंख्या रहती है, और 4% संसाधनों, जल संसाधनों का ये उपयोग करते हैं। तो ये इतना गैप है कि 18% और 4%, तो 4% वाटर 18% जनसंख्या की किस तरह से पूर्ति कर पाएगा, ये वर्तमान भारतीय जल संकट की उत्पत्ति का सबसे बड़ा मूल कारण बन सकता है। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि ये एमपीपीएससी यूपीएससी परीक्षा के संभावित प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं। भारत में जल संकट की केवल एक भौगोलिक घटना ही नहीं, बल्कि इसके गहरे सामाजिक आर्थिक निहितार्थ हैं, चर्चा करें। ये 250 शब्द में आपसे आंसर पूछेगा, तो इसमें आप लिख सकते हैं। मेंस में हिमालयी ग्लेशियरों के पिघलने का भारत के नदी वेसनों और खाद्य सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 150 शब्द में है। समग्र जल प्रबंधन सूचकांक निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका उत्तर है नीति आयोग। ठीक है, इसका उत्तर नीति आयोग है। क्लियर। नेक्स्ट पेज है, निष्कर्ष व रणनीतिक समाधान क्या है। सार ये है कि जल संकट भारत के आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, विशेषकर महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य और वर्तमान का सबसे बड़ा खतरा है। एग्जाम टेक वे, समस्या का स्थायी समाधान केवल जल आपूर्ति बढ़ाने में नहीं, बल्कि मांग प्रबंधन और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में निहित है। ये एक लाइन में लिख सकते हैं आप, जैसे निबंध में आता है, उसमें एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पैरा होगा ये। आगे की राय ये है कि सतत विकास लक्ष्य जो SDG 6 क्लीन वाटर सैनिटेशन है को प्राप्त करने के लिए जल जीवन मिशन जैसी सरकारी पहल के साथ जन भागीदारी और पारंपरिक जल स्रोतों का भी पुनरुद्धार करना अनिवार्य है। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। तो यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है, या आपको लगता है कि यहाँ से एग्जाम की दृष्टि से मेरा कुछ कवर हो रहा है, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।